हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्तंभ पर। हम इस वीडियो में अरावली पर्वतमाला को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी राजस्थान की नई अपडेट्स के साथ नई अरावली को पढ़ सकें। आइए बिना देर करे वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम राजस्थान के जो पिछली क्लास थी हमारी राजस्थान के भौतिक प्रदेश उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बाँटा था। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या हम इसे पठार भी कह सकते हैं। देखिए हमने पहले भाग को पढ़ लिया था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। देखिए हमने इस भाग में पढ़ा था कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बाँटा गया है। एक शुष्क मरुस्थल और एक है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए शुष्क मरुस्थल में हमने रन या टाट को पढ़ लिया था, काजरी को पढ़ लिया था, काजरी की स्थापना को पढ़ ली थी, काजरी के मुख्यालय को हमने जान लिया था कि जोधपुर में स्थित है और इसके उद्देश्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। काजरी का उद्देश्य था मरुस्थल के प्रसार को रोकना, ठीक है। और जो काजरी ने खोज की थी लाठी सीरीज की, उसके बारे में भी हमने विस्तार से बात कर ली। देखिए अगर हम बात करें कि अर्धशुष्क मरुस्थल की, तो अर्धशुष्क मरुस्थल है वो अरावली पर्वतमाला और शुष्क मरुस्थल के मध्य भाग है, उसे अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल है उसे भी हमने पढ़ लिया था कि वो 4 भागों में विभाजित है। पहला है घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूणी बेसिन। देखिए हमने इन चारों भागों के बारे में बात विस्तार से हमने पिछली वीडियो में कर ली है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे जो क्लास हो रही है उसके बारे में आसानी से पता चल सके कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम अगली वीडियो में इसे ज़रूर डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले भौतिक प्रदेश के भाग की, अरावली पर्वतमाला की। देखिए अरावली पर्वतमाला को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको किया है। तो ये 6 मंथ के क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी सीईटी एग्जाम में, जो कि आपके 2 महीने बाद में ही आने वाली है, ठीक है। बोर्ड ने भी साफ साफ कह दिया सीईटी एग्जाम सितंबर में होने वाली है, सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाएगी। तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो आपके लिए करंट की ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर जा करके एक बार देख लीजिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, बेहतरीन क्वेश्चन हैं और आपको ये सीईटी में देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, अरावली पर्वतमाला की। देखिए जो अरावली पर्वतमाला है इसका अर्थ है कि चोटियों की पंक्ति। देखिए अरावली जो है वो चोटियों की पंक्ति के रूप में है और राजस्थान को 2 भागों में ये विभाजित करती है। देखिए अरावली की अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र बोला गया है। अगर हम भौगोलिक भाषा में बात करें तो अरावली को भौगोलिक भाषा में मेरू बोला जाता है। देखिए भूगोल में 3 शब्द हैं, मेरू, मरु और माल, या हम इसे कहें कि मरु, मेरू और माल। देखिए मरु जो शब्द है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मरु का अर्थ है मरुस्थल, मेरू का अर्थ है पहाड़ियाँ और माल का अर्थ है हाड़ौती का क्षेत्र, जो कि हम आने वाली क्लासों में करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि अरावली की, तो अरावली है वो 23 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक, यानी कि राजस्थान के जो अक्षांशीय स्थिति है उसमें 23 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक जो अरावली का विस्तार है वो होता है। अगर हम देशांतर स्थिति में बात करें तो देशांतर में 72 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक अरावली का जो है विस्तार होता है। देखिए अरावली जो है गोंडवाना का जो अवशेष है वो अरावली है। देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि गोंडवाना जो लैंड है उसका अवशेष क्या है, अरावली है। और हमने शुरू में ही गोडाउन लैंड के बारे में, जिसकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि गोडाउन लैंड क्या है। तो आप एक बार देख लीजिए उसे जा करके। देखिए अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली को राजस्थानी भाषा में
आड़ावाड़ा कहा जाता है। देखिए ये जो भाषा है, जो राजस्थानी भाषा, जो आड़ावाड़ा है, ये उदयपुर की साइड में से बोला जाता है। अगर हम बात करें अरावली की, कि अरावली को बूंदी की साइड में क्या कहा जाता है, तो बूंदी में इसे आड़ावल कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे प्राचीन जो वलित पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन वलित जो पर्वतमाला है वो क्या है, हमारी अरावली है। देखिए अरावली की उत्पत्ति है वो प्री कैम्बियन युग, जो अरावली की उत्पत्ति है वो प्री कैम्बियन युग या कहें कि धारवाड़ युग, यानी कि 65 करोड़ वर्ष पहले से माना जाता है। यानी कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई, 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। देखिए अरावली क्षेत्र में भूकंप हैं वो न के बराबर आते हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जो अरावली क्षेत्र में भूकंप है न के बराबर होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें भूकंप न के बराबर होते हैं, तो भारत में सबसे जवान पर्वत है। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि भारत में जो सबसे जवान पर्वत है वो हिमालय पर्वत को माना जाता है, क्योंकि हिमालय आज भी वृद्धि कर रहा है। सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र है वो हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में ही देखे जाते हैं। तो देखिए जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, जो वृद्धि कर रहा है वो जवान है, और जो वृद्धि नहीं कर रहा है, जहाँ पर भूकंप नहीं आता है, वो एक तरीके से पुरानी पर्वतमाला हो चुकी है, जिसकी वृद्धि नहीं हो रही है, जिसमें भूकंप भी नहीं आ रहे हैं। देखिए अरावली की जो शुरुआत है वो अरब सागर के लक्षद्वीप से मानी जाती है। देखिए अरावली की जो शुरुआत है अरब सागर के लक्षद्वीप से होती है। देखिए अरावली का पिता है उस वो किसे माना गया है, अरब सागर को माना जाता है। देखिए अगर हम बात करें अरावली की, देखिए आप राजस्थान के मैप में यहाँ पर देखोगे तो आपको एक अरावली दिखा रही है। ये अरावली के जो भाग है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो अरब सागर से, लक्षद्वीप है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसका पिता किसे माना जाता है, तो अरब सागर को इसका पिता माना जाता है। देखिए ये जो अरावली है, आप यहाँ भारत के मैप में देखिए इस तरफ आपको अरावली दिखेगी। तो ये जो अरावली है वो 3 राज्यों से इसका विस्तार होता है। देखिए सबसे पहले ये गुजरात, फिर हमारे राजस्थान और फिर हरियाणा में ये जाती है। तो ये कहाँ गई, देखिए अरब सागर से गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये दिल्ली में भी प्रवेश करती है। तो क्या हुआ, अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो अरावली का विस्तार देखिए 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। जबकि बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। तो अरावली 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश में है वो विस्तार करती है। देखिए अगर दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, अरावली पर्वतमाला पर ही बने हुए हैं। ठीक है। देखिए अरावली की अगर हम बात करें कि राजस्थान में, आप इस मैप में देखिए कि अरावली की अगर हम कुल लंबाई की बात करें कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है अरावली की, तो ये है 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर है। देखिए अगर इसकी हम लगभग अगर हम अरावली की बात करें कि देखिए राजस्थान में अरावली कितनी है, अगर हम भारत के मैप में अगर हम 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश से अगर बात करें कि राजस्थान में कितनी है, तो लगभग 80% अरावली है वो राजस्थान में ही है। ठीक है। यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, अगर हम चारों की बात करें मिलाकर कि राजस्थान में कितनी प्रतिशत है, तो लगभग 80% अरावली राजस्थान में ही विस्तार करती है। ठीक है। अगर हम बात कर लें कि राजस्थान में अरावली है वो प्रवेश कहाँ से करती है, तो देखिए जो अरावली है वो राजस्थान के सिरोही जिले से प्रवेश करती है, और नीम का थाना जिला, देखिए नीम का थाना जिला अभी राजस्थान में नया बना है, तो ये नया अपडेट है। तो देखिए प्रवेश कहाँ से करती है, सिरोही से, और जहाँ से प्रवेश करती है वो जिला कौन सा है, सिरोही। यानी कि राजस्थान के सिरोही जिले से प्रवेश करती है, और राजस्थान के नीम का थाना जिला इसका अंतिम छोर है, उसके बाद में ये हरियाणा में प्रवेश करती है।
देखिए अगर हम बात करें तो अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी माना जाता है। देखिए हमने यहाँ पर एक बात जो है वो पढ़ ली है कि अरावली को क्या कहा जाता है? महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? इसके बारे में देखिए हम थोड़ी-सी डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो डिटेल में बात यहाँ पर क्या होगी कि अरावली को क्या कहा जाता है? महान जल विभाजक रेखा। क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि अरावली को महान जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है? उदयपुर जिले में। आप इस मैप में देखोगे, अरावली की जो संरचना है, इस संरचना को देखोगे तो उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जिले में इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, जो उदयपुर के आसपास के जिले हैं देखिए यहाँ पर, तो इस उदयपुर के विस्तार वाले जिले में सर्वाधिक है वो अरावली का विस्तार होता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार वो कहाँ से हुआ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होता है। देखिए जो राजस्थान है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहाँ से हुआ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होता है। इस मैप में भी आप देखोगे कि गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश कर रही है? दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, और अंतिम छोर कहाँ है इस अरावली का? तो उत्तर पूर्व। तो अरावली का विस्तार कहाँ से हुआ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है जो अरावली है वो अपना विस्तार करती है। देखिए अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है ना वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है। यानी कि जिस तरफ अरावली का विस्तार हुआ है, जिस तरफ अरावली विस्तार करती है, उस तरफ उसकी ऊंचाई है वो घटती चली जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। देखिए अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई कहाँ से बढ़ती है? तो ऊंचाई इसके विपरीत हो जाएगी कि उत्तर पूर्व से इसकी ऊंचाई है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी कि जब अरावली प्रवेश कर रही है राजस्थान में, तो जैसे-जैसे ये आगे बढ़ेगी, अपनी ऊँचाई को नीचे करती चलेगी। अगर हम उल्टे क्रम में आएँ कि उत्तर पूर्व से अगर हम वापिस अरावली की ओर आएँ, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, वो अरावली जो सिरोही जिले में राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी है, गुरु शिखर। यानी कि उत्तर पूर्व से इसकी ऊँचाई कम है और दक्षिण पश्चिम में अरावली की ऊँचाई वो अधिक है। अब अधिक क्यों है? क्योंकि देखिए सिरोही जिले में है गुरु शिखर, जो हम कहें कि पहाड़ी या चोटी है, वो गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊँची पहाड़ी है, वो आगे हम इस डिटेल में बात इसके बारे में करने वाले हैं। देखिए, अबुल फजल ने अरावली को ऊँट की गर्दन कहा है। अबुल फजल ने क्या कहा है? अरावली को ऊँट की गर्दन कहा है यहाँ पर। कर्नल टोड ने अरावली को राजपुताना की सुरक्षा दीवार भी कहा है। देखिए, तो आपने देखा कि अरावली के विस्तार को हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है कि अरावली है वो कहाँ से कहाँ तक प्रवेश करती है? तो 3 राज्यों में अरावली रहती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अरावली है वो राजस्थान में प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम से, यानी कि गुजरात से कहें तो वहाँ से प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम से, ठीक है? और इसका अंतिम छोर क्या है? नीम का थाना जिला है। अगर हम इसकी बात करें प्रवेश की, तो देखिए प्रवेश है वो सिरोही जिले से करती है। अरावली जो प्रवेश है वो सिरोही जिले से करती है राजस्थान में, और इसका अंतिम जो पड़ाव है वो नीम का थाना जिला है। अरावली सिरोही जिले में ऊंची है, नीम का थाना जिले में नीची है। ठीक है, तो ये एक क्रम है कि दक्षिण पश्चिम से ऊंची है और उत्तर पूर्व से अरावली नीची है। ये विस्तार करती है 3 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें, दिल्ली। ठीक है, अरावली की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हमने पढ़ा कि लक्षद्वीप से इसकी उत्पत्ति होती है, अरावली की शुरुआत होती है और अरावली के पिता है वो अरब सागर को माना जाता है। तो हमने इतना अरावली के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए अरावली की अगर हम विशेषताएं बात करें कि अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए हमें कैसे पता चले कि ये अरावली है? तो इसकी विशेषताएं क्या हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर याद करते हैं। तो विशेषताओं से एक बात ये भी है कि राजस्थान के बजट में क्या है विशेष, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है।
देखिए राजस्थान का बजट है वो 10 जुलाई को आ चुका है, और 10 जुलाई के बाद में राजस्थान में कहाँ-कहाँ डेवलपमेंट होगा, कितनी भर्तियाँ आएँगी, कौन-सी भर्तियाँ आएँगी, ये सभी डिटेल से बताई गई। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बजट में किन स्थानों को मुख्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, वो भी इसमें बताया गया है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको इस बजट की जो विशेषताएँ हैं, वो भी आपको पता चलने वाली है यहाँ पर। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं। देखिए अरावली पर्वतमाला की जो विशेषता है वो पहली तो ये है कि राजस्थान को ये दो भागों में विभाजित करती है। देखिए आप मैप में अगर इसे देखोगे तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से ये निकलती है। तो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है अरावली पर्वतमाला? दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, लेकिन अरावली पर्वतमाला अंतराल पाए जाते हैं। इस कारण मरुस्थल का प्रसार भी होता है। देखिए जो अरावली पर्वतमाला है वो दो भागों में राजस्थान को डिवाइड करती है, बांटती है। लेकिन क्योंकि अब हमने पहले पढ़ा है कि अरावली पर्वतमाला की वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें भूकंप भी नहीं आते हैं, इसीलिए पुरानी हो चुकी है। तो पुरानी होने के कारण इसमें क्या है कि अंतराल पाए जाते हैं, और इन अंतराल के कारण मरुस्थल का जो प्रसार है वो पूर्व की ओर, क्योंकि मरुस्थल क्या है अरावली के पश्चिम की ओर है और पूर्व की ओर मैदान है, तो मरुस्थल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार करता है, अपना प्रसार है वो करता है। देखिए तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो यह पर्वतमाला मानसून के समांतर है। इस कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, लेकिन अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग अतिवृष्टि में आता है, जबकि पश्चिमी भाग छायावर्दी में आता है। देखिए इस तीसरी विशेषता का अर्थ यह है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, मानसून के समानांतर है। अब समानांतर क्या चीज होती है वो आपने मैथ में भी पढ़ लिया होगा कि किसी चीज के समानांतर होना यानी कि बराबर होना। तो मानसून के बराबर है ये। तो इसी कारण तो पूर्वी भाग में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। इसीलिए पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल एरिया है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। जैसे जैसे हम मरुस्थल में देखिए, आप मैप में देखोगे तो जो मैप है यहाँ से अगर हम अरावली के मध्य से देखिए, अरावली है, इस अरावली से अगर हम मरुस्थल की ओर पश्चिमी राजस्थान की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे हम राजस्थान पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो वर्षा है, वर्षा का अभाव होता चलेगा, वर्षा कम होती जाएगी। और अरावली के अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ पर वर्षा अधिक है। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश में हमने बांटा था। एक था मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान। तो अगली वीडियो हमारी पूर्वी मैदान पर रहने वाली है। तो देखिए जो अरावली है, अरावली के पूर्वी भाग में एक तो अरब सागर से मानसून आता है और एक बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आता है। देखिए अगर हम चौथी विशेषता की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। यहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं, लेकिन ऊर्जा संसाधन वाले खनिजों की प्रधानता यहाँ पर नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला में खनिजों की तो प्रधानता है, लेकिन ऊर्जा वाले संसाधनों की, जो खनिज हैं ऊर्जा वाले, इन संसाधनों की जो प्रधानता है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए खनिज और ऊर्जा वाले खनिज, दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज वो हैं जैसे लोहा, तांबा, टंगस्टन, ये क्या है कि खनिज हैं। और ऊर्जा वाले खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोल, डीजल इसमें नहीं पाए जाते। तो अरावली क्या है, खनिजों की प्रधानता है, इसमें खनिज पाए जाते हैं। देखिए पांचवी विशेषता की बात करें तो राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है। लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। इसमें क्या कहा गया है, अधिकतम नदियों का, जब हम नदी वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि अरावली पर्वतमाला से कितनी नदियों का उद्गम होता है, बहुत सी होती हैं। तो पांचवी विशेषता क्या है कि अरावली पर्वतमाला से नदियों का, अधिकतम नदियों का, सारी नदियों का नहीं, अधिकतम नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला की अगर हम छठी विशेषता की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इसी कारण सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य सब पर इसी पर्वतमाला में मिलेंगे आपको।
ठीक है। सातवीं विशेषता ये है अरावली पर्वतमाला की कि राजस्थान के पूर्वी मैदान अधिक उपजाऊ हैं। इसी कारण पूर्वी मैदान को अन्न का कटोरा प्रदेश कहते हैं। पूर्वी मैदान हालांकि जो इसका उपजाऊ होने का कारण ये है कि नदियों का भी यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है। नदी भी यहाँ पर ज़्यादा है, सर्वाधिक नदियाँ पूर्वी मैदान में हैं। तो इसका ये भी एक कारण है कि ज़्यादा ये मतलब हरा भरा उपजाऊ होने का कारण नदियाँ भी हैं और अरावली पर्वतमाला के कारण भी ये संभव हो पाता है। देखिए, आठवीं इसकी विशेषता है अरावली पर्वतमाला की कि जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, वलित पर्वतमाला है। अब वलित क्यों है? क्योंकि अबुल फजल ने हमने पहले ही पढ़ा था कि इसकी तुलना किससे की है, ऊँट की गर्दन की, ऊँट की गर्दन से इसकी तुलना की है। अब ऊँट की गर्दन कैसी होती है? वलित होती है। देखिए, ऊपर से नीचे आती है और फिर ऊपर चली जाती है। तो इसी प्रकार अरावली की जो संरचना है, जो अरावली पर्वतमाला है, वो ऊपर नीचे है। तो इसी कारण इसका क्या है, जो मरुस्थल का प्रसार है, वो भी इसी कारण हो पा रहा है, क्योंकि अरावली बीच-बीच में से टूट गई है। अब टूटने के कई कारण हैं, वर्षा के कारण भी टूट जाती है, इसमें खनन भी होते हैं, तो इस कारण से भी ये टूट गई है। तो टूटने के बहुत से कारण हैं। देखिए, इसका 9वीं जो विशेषता है वो है अरावली पर्वतमाला अपशिष्ट है, रूप अपशिष्ट है। मतलब है जैसे घिसा हुआ रूप है, जैसे बार-बार बारिश होती है इस पर, तो बारिश होने के कारण भी जो पत्थर है वो घिस जाते हैं। तो अरावली पर्वतमाला क्या है? अपशिष्ट है। अब देखिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सन 1965 से 70 के बीच की में अगर हम राजस्थान में देखें तो 100 दिनों तक वर्षा होती थी। लेकिन अब राजस्थान में कितने दिन है? 29 दिन ही वर्षा होती है। 71 दिन वर्षा नहीं होती है राजस्थान में। तो ये भी एक कारण है अरावली का कम होने की। ठीक है, एक विशेषता ये भी थी। और 10वीं विशेषता ये है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में है, गुरु शिखर में है। गुरु शिखर हम आगे इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो अरावली की जो विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी है। देखिए, अरावली है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। अरावली पर्वतमाला में अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है और अरावली पर्वतमाला के कारण ही जो पूर्वी मैदान है वो अधिक उपजाऊ है। अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट रूप में स्थित है और अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में मिलती है। तो हमने अरावली पर्वतमाला की यहाँ पर 10 विशेषताओं के बारे में बात कर ली। तो अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के जो मुख्य हैं, क्योंकि देखिए अरावली इस मैप में भी अगर आप देखोगे तो अरावली बहुत बड़ी है। हमने शुरू में पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर है राजस्थान में। तो एक साथ इसको नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसीलिए हमने राजस्थान में अरावली है, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए, 3 भागों में हम इसे बाँट लेते हैं। एक है उत्तर पूर्वी अरावली, एक है मध्य की अरावली और तीसरी है दक्षिणी अरावली। तो देखिए, पहले भाग को हमने बाँटा उत्तर पूर्वी अरावली के रूप में बाँट लिया है। दूसरे भाग को हमने बाँटा है मध्य अरावली के भाग में बाँट लिया है और तीसरा भाग है वो है दक्षिण अरावली के रूप में हमने बाँट लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो उत्तरी अरावली है, जो प्रथम भाग है, तो देखिए उत्तरी अरावली क्वार्टजाइट व फाइट लाइट शैली से बनी है। उत्तरी अरावली की समुद्र तल से अगर हम औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 450 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। अरावली के उत्तरी भाग में निम्न जो सर्वाधिक चोटियां पाई जाती हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जो उत्तरी अरावली है, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो पहाड़ियाँ हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, मैं आपको पहाड़ी का नाम, स्थान और इसकी ऊंचाई तीनों यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इन पहाड़ियों को आप नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान अब नई अपडेट के साथ हम भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये जो पहाड़ियाँ हैं, इसके स्थान है, इसकी ऊंचाई है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी, जो कई बार तो पूछ लेते हैं कि पहाड़ी, इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है या ये पहाड़ी किस स्थान पर है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आपने पीछे के जो जितने भी पेपर हैं आप उन पर उठाकर देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको ज़रूर वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले उत्तरी अरावली की जो सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊँची जो पर्वत है, जो पहाड़ी है, वो है रघुनाथगढ़। देखिए रघुनाथगढ़ है, वो सीकर जिले में स्थित है और इसकी ऊँचाई की बात करें तो 1055 मीटर है। 1055 मीटर है, रघुनाथगढ़ है और सीकर जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वो क्या है? रघुनाथगढ़। देखिए दूसरे नंबर पर आती है मालखेत। मालखेत है, ये सीकर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 1051 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरे स्थान पर देखिए लोहागल है, ये झुंझुनू जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1051 मीटर। देखिए चौथी जो हमारी पहाड़ी है वो खो या खो नाम से जानी जाती है। खो या खो है। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ये पहाड़ी जयपुर में स्थित थी, लेकिन अब नए जिले बन गए हैं। नई अपडेट के साथ हम नई भूगोल को पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्थान है, ये जो पहाड़ी है, ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में स्थित है और इसकी ऊंचाई है वो 920 मीटर है। और पांचवी आपकी जो पहाड़ी है वो भैरांच पहाड़ी है, जो कि अलवर में स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर ले 792 मीटर ऊंची है। तो देखिए हमने यहाँ पर उत्तरी अरावली की जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ी हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ ली। देखिए और भी पहाड़ियाँ हैं, वो अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो हम बता देंगे, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट पहाड़ियों की बात करें तो ये 5 पहाड़ी हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन-कौन सी पहाड़ी हैं? तो रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागल, हो और भैरांच। अब देखिए हम बात करते हैं मध्य अरावली की। देखिए मध्य अरावली की बात करें तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है वो है 550 मीटर। 550 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है। और अगर हम इसमें भी अगर बात करें पहाड़ियों की, तो देखिए मध्य अरावली की निम्न सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चोटी है गोरम जी की पहाड़ी, अजमेर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। उसके बाद में मोरारजी अजमेर जिले में स्थित है, 933 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद में नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखिए हमने बात की कि मध्य अरावली में जो सब 4 सर्वोच्च जो चोटियां हैं वो हैं आपकी गोरम जी, मोरार जी, तारागढ़ और नाग पहाड़। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपका वहां से बनता है जो उत्तर की अरावली है, जो हमने बात की कि उत्तरी अरावली की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से जो बनता है वो बनेगा दक्षिणी अरावली से। या तो आपका उत्तरी अरावली से एक प्रश्न आएगा या आपका आएगा एक दक्षिणी अरावली से। देखिए दक्षिणी अरावली की समुद्र तल से अगर हम औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 1000 मीटर है। दक्षिणी अरावली की अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर लें तो 1000 मीटर है। और दक्षिणी अरावली की निम्न सर्वोच्च चोटियां पाई जाती है। देखिए जो गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। देख लीजिए ये गुरु शिखर है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस जिले में स्थित है, तो सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो कई बार तो मीटर में पूछ लेगा, तो आपको क्या बताना है? 1722 मीटर। और कई बार फीट में भी पूछ लेता है, तो फीट में कितना होगा? 5650 फीट ऊंची ये चोटी है। देखिए गुरु शिखर की अगर हम बात कर ले तो दक्षिणी अरावली भाग की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर ही है। देखिए गुरु शिखर को टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। तो गुरु शिखर पहाड़ी से हमें 3 चीजें निकल कर आती हैं कि गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है और कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। उसके बाद में देखिए शेर, जो कि सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में है दिलवाड़ा, सिरोही जिले में स्थित है, 1442 मीटर ऊंची है
और राजस्थान की तीसरी ऊंची चोटी है। देखिए चौथे नंबर पर है जगरा, उदयपुर में स्थित है और 1431 मीटर ऊंची है। और फिर है अचलगढ़ जो कि सिरोही जिले में स्थित है और 1380 मीटर ऊंची है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ा है कि राजस्थान की जो अरावली है उसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा दक्षिणी अरावली। देखिए उत्तरी अरावली में हमने अगर बात करें तो उत्तरी अरावली समुद्र तल से 450 मीटर ऊंची है और इसमें रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागल, खो और भेरांच पहाड़ियां स्थित हैं। अगर हम बात करें मध्य अरावली की तो ये समुद्र तल से 550 मीटर ऊंची है और इसमें गोरम जी, मोरार जी, तारागढ़ और नारगढ़ पहाड़ियां स्थित हैं। देखिए अगर हम बात करें दक्षिणी अरावली की तो ये समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंची है और इसमें गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जगरा, अचलगढ़ पहाड़ियां स्थित हैं। देखिए हमने 6 मंथ के करंट अफेयर्स यानी कि अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा क्योंकि पहली बार में ये समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से समझ में हमें नहीं आता है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। और आपकी आने वाली एग्जाम है जैसे सीईटी है, पशु परिचर है, राजस्थान पुलिस की भी अब जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं, तो उनमें आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ के ही जाना है इसमें, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर इसमें कर सकें। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है देखिए हमने 300 क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो 300 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लीजिएगा, 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। तो देखिए अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला है, इनमें कुछ शब्द हैं जो अलग अलग जैसे क्षेत्रों में बोले जाते हैं। तो उन शब्दों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाकर क्या है, गिरवा क्या है, मेरवाड़ा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इन शब्दों को किस क्षेत्र में बोला जाता है और इनका अर्थ क्या होता है। तो देखिए अरावली की जो शब्दावली है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए भाकर है वो पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर बोला जाता है। देखिए इसमें 3 पहाड़ियाँ आती हैं। एक तो आता है इसराना भाकर, ठीक है, एक होता है रोजा भाकर और तीसरा है झालोरा भाकर। तो देखिए ये जो 3 है, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झालोर भाकर, ये तीनों ही कहाँ है, जालोर जिले में स्थित है। देखिए अगर हम बात करें गिरवा की तो गिरवा का अर्थ है गर्दन, यानी कि गर्दननुमा पहाड़ियों को गिरवा बोला जाता है। उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गिरवा कहलाती हैं। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मेखल भी कहा जाता है। देखिए तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है देशहरो। देशहरो क्या कहा जाता है कि जगरा यानी कि उदयपुर और रागा के मध्य हरा भरा क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है, दशहरो कहा जाता है। फिर आता है आपका मेरवाड़ा। देखिए मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य यानी कि जो देखिए आपका नया जिला बना है ब्यावर और राजसमंद के मध्य की जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा कहलाती हैं। तो उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा कहा जाता है। देखिए फिर आता है आपका मेवल या कहें कि बांगड़। देखिए जो मेवल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य के भाग को क्या कहा जाता है, मेवल क्षेत्र कहा जाता है। इसी क्षेत्र में बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषा कौन सी होती है, तो आपके गुजरात प्लस राजस्थान की, यानी कि जो गुजरात में और राजस्थान में यानी कि इनकी जो मिली जुली भाषा है उस भाषा को क्या कहा जाता है, बागड़ी भाषा कहा जाता है। और बागड़ी भाषा बोली जाती है इसीलिए इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मेवल और बागड़ क्या है वो आपने समझ लिया। फिर देखिए अगर हम बात करें भोमट की तो देखिए उदयपुर और नया जिला बना इससे अलग होकर सलूम्बर। तो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और सिरोही जिले के मध्य की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भोमट कहा जाता है।
अब देखिए अगला जो है वो है सुंड पहाड़ी। यह पहाड़ी जालोर में स्थित है और सुंड पहाड़ी पर सुंधा माता का मंदिर स्थित है। देखिए सुंधा माता का मंदिर स्थित है और ये कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ पर ही स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सुंधा माता मंदिर में। देखिए 8वां है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी स्वर्णगिरी या फिर कहें कि जैसलमेर की पहाड़ियों को त्रिकुट पहाड़ी कहा जाता है। त्रिकुट पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है। अगला है हमारा बीजासन पहाड़ी। बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा मांडलगढ़ के मध्य की पहाड़ियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बीजासन की पहाड़ियां। और फिर है नैना पहाड़ी, भरतपुर में स्थित नैना पहाड़ी, जहां बयाना का किला स्थित है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारी जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर पूरी होती है। देखिए हमने इस क्लास में पूरी अरावली पर्वतमाला को यहाँ पर पढ़ लिया है। अगर इसके बाद में भी आपको लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे अगली वीडियो में जरूर कराएंगे। साथ में आप भौतिक प्रदेश जो मरुस्थल है उसकी वीडियो भी देखिए, ताकि आपको पहली क्लास भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और राजस्थान की भूगोल को हम नई अपडेट के साथ करा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी ये बात जरूर बता दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।